घर के बाज़ अफराद ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी इस कदर मानूस हो जाती है कि हम उन्हें देखना ही भूल जाते हैं। वो सुबह सबसे पहले जागते हैं, रात सबके बाद सोते हैं, हर ज़रूरत से पहले मौजूद होते हैं और हर तारीफ के मौके पर पस मंज़र में चले जाते हैं। घर उनके बगैर चल नहीं सकता, मगर घर की गुफ्तगू में उनका जिक्र भी कम ही आता है। फिर एक दिन जिंदगी की मामूली सी जुम्बिश उनकी खामोश दुनिया को छू लेती है और हमें पहली बार एहसास होता है कि जिसे हम सिर्फ एक जिम्मेदार, संजीदा और बेनियाज वजूद समझते रहे, उसके अंदर भी एक पूरा दिल धड़कता है। हमारा मानना है कि किताब जो है वो हम सफर है, किताब जो है जिंदगी। बलूचिस्तान की अवामी दास्तानों में हानी और शह मुरीद गालिबन सबसे पुरानी तरह लोग किताबों से जुड़ जाएं। इल्म ये सन 1951 की बात है कि मैंने शायद अहमद दहलवी की ज़बानी उन यादों की दिलचस्प। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ बाहली। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों साहिबो, मैं हूं आरिफ बाहलीम और आप देख रहे हैं बोलती किताबें। आज की अदबी नशिस्त मुमताज मुफ्ती के अफसाने आपा के नाम है। इस अफसाने की दुनिया किसी गैर मामूली मकाम पर आबाद नहीं। वही जाना पहचाना घर है, वही बावर्ची खाना, घर भर के काम, छोटी छोटी गुफ्तगुएं, हंसी मजाक, रिश्तेदारों की आमद रफ्त और रोजमर्रा जिंदगी की वो मसरूफियत जिसमें इंसान का असल वजूद अक्सर नजरों से ओझल रह जाता है। मुमताज मुफ्ती का फन यह है कि वो इसी मामूली दिखाई देने वाली फजा में एक ऐसी दाखिली कहानी दरियाफ्त कर लेते हैं जिसके लिए बड़े वाकयात की जरूरत नहीं पड़ती। एक निगाह, एक बेसाख्ता जुमला, किसी की पसंद का ख्याल और रवैये में आने वाली एक निहायत मामूली तब्दीली भी दिल की पूरी रूदात बयान कर देती है। आपा एक ऐसी शख्सियत को हमारे सामने लाता है जिसे घर वाले जानते भी हैं और शायद पूरी तरह जानते भी नहीं। उसकी खामोशी को सुकून समझ लिया गया है, उसकी खिदमत को आदत और उसके जब्त को बेनियाजी। मगर क्या खामोश रहने वाले वाकई ख्वाहिशों से खाली होते हैं? क्या अपने जज्बात को जबान न देने का मतलब यह है कि दिल में कोई जज्बा मौजूद ही नहीं? और क्या हम इंसान को हमेशा वही मकाम देते हैं जिसका वो हकदार है, या अक्सर उसे सिर्फ उसी किरदार में कैद रखते हैं जिसमें वो हमारे लिए सबसे ज्यादा मुफीद हो? इन्हीं सवालों की मध्यम रोशनी में आइए सुनते हैं मुमताज मुफ्ती का अफसाना आपा। जब कभी बैठे बिठाए मुझे आपा याद आती है तो मेरी आंखों के आगे छोटा सा बिलोरी दिया आ जाता है जो मध्यम लौ से जल रहा हो। मुझे याद है कि एक रात हम सब चुपचाप बावर्ची खाने में बैठे थे। मैं, आपा और अम्मी जान कि छोटा बिद्दू भागता हुआ आया। उन दिनों बिद्दू 6-7 साल का होगा। कहने लगा, अम्मी जान, मैं भी ब्याह करूंगा। वाह, अभी से? अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर कहने लगी, अच्छा बिद्दू, तुम्हारा ब्याह आपा से कर दें? बिद्दू ने सर हिलाते हुए कहा। अम्मा कहने लगी, क्यों, आपा को क्या है? हम तो छाजोबाजी से ब्याह करेंगे, बिद्दू ने आंखें चमकाते हुए कहा। अम्मा ने आपा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहने लगी, क्यों, देखो तो आपा कैसी अच्छी हैं। बताओ तो भला, अम्मा ने पूछा। बिद्दू ने आंखें उठाकर चारों तरफ देखा जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। फिर उसकी निगाह चूल्हे पर आकर रुकी। चूल्हे में ओपले का एक जला हुआ टुकड़ा पड़ा था। बिद्दू ने उसकी तरफ इशारा किया और बोला, ऐसी। इस बात पर हम सब देर तक हंसते रहे। इतने में तसद्दुक भाई आ गए। अम्मा कहने लगी, तसद्दुक, बिद्दू से पूछना तो आपा कैसी हैं? आपा ने तसद्दुक भाई को आते हुए देखा तो मुंह मोड़ कर यूं बैठ गई जैसे हंडिया पकाने में मुनहमिक हो। हाँ तो कैसी है आपा बिद्दू? वो बोले। बताऊं? बिद्दू चिल्लाया और उसने ओपले का टुकड़ा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। गालिबन वो उसे हाथ में लेकर हमें दिखाना चाहता था, मगर आपा ने झट उसका हाथ पकड़ लिया और उंगली हिलाते हुए बोली, बिद्दू। बिद्दू रोने लगा तो अम्मा कहने लगी, पगले, इसे हाथ में नहीं उठाते, इसमें चिंगारी है। वो तो जला हुआ है अम्मा, बिद्दू ने विसूरते हुए कहा। अम्मा बोली,
मेरे लाल, तुम्हें मालूम नहीं, इसके अंदर तो आग है, ऊपर से दिखाई नहीं देती। बिद्दू ने भोलेपन से पूछा, क्यों आपा, इसमें आग है? उस वक्त आपा के मुंह पर हल्की सी सुर्खी दौड़ गई। मैं क्या जानूं, वो भराई हुई आवाज में बोली और फूंकनी उठाकर जलती हुई आग में बेमसरफ फूंके मारने लगी। अब मैं समझती हूं कि आपा दिल की गहराइयों में जीती थी, और वो गहराइयां इतनी अमीर थी कि बात उभरती भी तो भी निकल ना सकती। उस रोज बिद्दू ने कैसे पते की बात कही थी, मगर मैं कहा करती थी, आपा तुम तो बस बैठी रहती हो, और वो मुस्कुराकर कहती, पगली, और अपने काम में लग जाती। वैसे वो सारा दिन काम में लगी रहती थी। हर वक्त कोई उसे किसी न किसी काम को कह देता और एक ही वक्त में उसे कई काम करने पड़ जाते। इधर बिद्दू चीखता, आपा मेरा दलिया, उधर अब्बा घूरते, सज्जादा अभी तक चाय क्यों नहीं बनी? बीच में अम्मा बोल पड़ती, बेटा धोबी कब से बाहर खड़ा है, और आपा चुपचाप सारे कामों से निपट लेती। ये तो मैं खूब जानती थी, मगर इसके बावजूद जाने क्यों उसे काम करते हुए देखकर यह महसूस नहीं होता था कि वो काम कर रही है या इतना काम करती है। मुझे तो बस यही मालूम था कि वो बैठी ही रहती है और उसे इधर उधर गर्दन मोड़ने में भी इतनी देर लगती है, और चलती है तो चलती हुई मालूम ही नहीं होती। इसके अलावा मैंने आपा को कभी कहकहा मारकर हंसते हुए नहीं सुना था। ज्यादा से ज्यादा वो मुस्कुरा दिया करती थी और बस। अलबत्ता वो मुस्कुराया अक्सर करती थी। जब वो मुस्कुराती तो उसके होंठ खिल जाते और आंखें भीग जाती। हाँ, तो मैं समझती थी कि आपा चुपकी बैठी ही रहती है, जरा नहीं हिलती, और बिन चले लुढ़क कर यहां से वहां पहुंच जाती है जैसे किसी ने उसे धकेल दिया हो। इसके बरक्स साहिरा कितने मजे में चलती थी, जैसे दादरे की चाल पर नाच रही हो, और अपनी खालाजाद बहन साजो बाजी को चलते देख कर तो मैं कभी ना उकताती। जी चाहता था कि बाजी हमेशा मेरे पास रहे और चलती चलती इसी तरह गर्दन मोड़कर पंचम आवाज में कहे, हैं जी, क्यों जी? और उसकी काली काली आंखों के गोशे मुस्कुराने लगे। बाजी की बात बात मुझे कितनी प्यारी थी। साहिरा और सुरैया हमारे पड़ोस में रहती थीं। दिन भर उनका मकान उनके कहकहों से गूंजता रहता, जैसे किसी मंदिर में घंटियां बज रही हों। बस मेरा जी चाहता था कि उन्हीं के घर जाकर रहूं। हमारे घर रखा ही क्या था, एक बैठ रहने वाली आपा, एक ये करो वो करो वाली अम्मा, और दिन भर हुक्के में गुड़गुड़ करने वाले अब्बा। उस रोज जब मैंने अब्बा को अम्मी से कहते हुए सुना, सच बात तो यह है कि मुझे बेहद गुस्सा आया। सज्जादा की मां, मालूम होता है साहिरा के घर में बहुत से बर्तन हैं। अम्मा पूछने लगी, क्यों? कहने लगे, बस तमाम दिन बर्तन ही बर्तन बचते रहते हैं और या कहे लगते रहते हैं जैसे मेला लगा हो। अम्मा तिनक कर बोली, मुझे क्या मालूम, आप तो बस लोगों के घरों की तरफ कान लगाए बैठे रहते हैं। अब्बा कहने लगे, उफ़ो, अरे मेरा मतलब था कि जहां लड़की जवान हुई बर्तन बजने लगे। बाजार के उस मोड़ तक खबर हो जाती है कि फला घर में लड़की जवान हो चुकी है, मगर देखो ना हमारी सज्जादा में ये बात नहीं। मैंने अब्बा की बात सुनी और मेरा दिल खोलने लगा। बड़ी आई है सज्जादा, जी हां, अपनी बेटी जो हुई। उस वक्त मेरा जी चाहता था कि जाकर बावर्ची खाने में बैठी हुई आपा का मुंह चढ़ाऊं। इसी बात पर मैंने दिन भर खाना ना खाया और दिल ही दिल में खोलती रही। अब्बा जानते ही क्या है, बस हुक्का लिया और गुड़गुड़ कर लिया, या ज्यादा से ज्यादा किताब खोलकर बैठ गए और गिटमिट करने लगे जैसे कोई भटियारी मकई के दाने भून रही हो। सारे घर में ले दे के सिर्फ तसद्दुक भाई ही थे जो दिलचस्प बातें किया करते थे, और जब अब्बा घर पर ना होते थे तो वो भारी आवाज में गाया भी करते थे। जाने वो कौन सा शेर था? हाँ, चुप चुप से वो बैठे हैं, आंखों में नमी सी है, नाजुक सी निगाहों में नाजुक सा फसाना है। आपा उन्हें गाते हुए सुनकर किसी न किसी बात पर मुस्कुरा देती, और कोई बात न हुई तो वो बिद्दू को हल्का सा थप्पड़ मारकर कहती, बिद्दू रोना, और फिर आप ही बैठी मुस्कुराती रहती। तसद्दुक भाई मेरे फूफा के बेटे थे। उन्हें हमारे घर आए यही 2 माह हुए होंगे। कॉलेज में पढ़ते थे। पहले तो वो बोर्डिंग में रहा करते थे, फिर एक दिन जब फूफी आई हुई थी तो बातों बातों में उनका जिक्र छिड़ गया। फूफी कहने लगी, बोर्डिंग में खाने का इंतजाम ठीक नहीं है, लड़का आए दिन बीमार रहता है,
अम्मा इस बात पर खूब लड़ी, कहने लगी अपना घर मौजूद है तो बोर्डिंग में पड़े रहने का मतलब। फिर उन दोनों में बहुत सी बातें हुई। अम्मा की तो आदत है कि अगली पिछली तमाम बातें ले बैठती हैं। गर्ज ये कि नतीजा ये हुआ कि 1 हफ्ते के बाद तसद्दुक भाई बोर्डिंग छोड़कर हमारे यहाँ आए ठहरे। तसद्दुक भाई मुझसे और बिद्दू से बड़ी गप्पे हाँका करते थे। उनकी बातें बेहद दिलचस्प होती। बिद्दू से तो वो दिन भर ना उकताते, अलबत्ता आपा से वो ज्यादा बातें ना करते भी कैसे। जब कभी वो आपा के सामने जाते तो आपा के दुपट्टे का पल्लू आप ही आप सरक कर नीम घूंघट सा बन जाता और आपा की भीगी भीगी आंखें झुक जाती और वो किसी न किसी काम में शिद्दत से मसरूफ दिखाई देती। अब मुझे ख्याल आता है कि आपा उनकी बातें गौर से सुना करती थी, गो कहती कुछ न थी। भाई साहब भी बिद्दू से आपा के मुतालिक पूछते रहते, लेकिन सिर्फ उसी वक्त जब वो दोनों अकेले होते। पूछते, तुम्हारी आपा क्या कर रही है? आपा? बिद्दू लापरवाही से दोहराता, बैठी है, बुलाऊं? भाई साहब घबरा कर कहते, नहीं नहीं। अच्छा बिद्दू, आज तुम्हें ये देखो उस तरफ तुम्हें दिखाई दी? और जब बिद्दू का ध्यान इधर उधर हो जाता तो वो मध्यम आवाज में कहते, अरे यार तुम तो मुफ्त का ढिंडोरा हो। बिद्दू चीख उठता, क्या हूं मैं? इस पर वो मेज बजाने लगते, डगमग डगमग ढिंडोरा, यानी ये ढिंडोरा है, देखा, जिसे ढोल भी कहते हैं, डगमग डगमग, समझे? और अक्सर आपा चलते चलते उनके दरवाजे पर ठहर जाती और उनकी बातें सुनती रहती और फिर चूल्हे के पास बैठकर आप ही आप मुस्कुराती। उस वक्त उसके सर से दुपट्टा सरक जाता, बालों की लट फिसल कर गाल पर आ गिरती और वो भीगी भीगी आंखें चूल्हे में नाचते हुए शोलों की तरह झूमती। आपा के होंठ यूं हिलते गोया गा रही हो, मगर अल्फाज सुनाई न देते। ऐसे में अगर अम्मा या अब्बा बावर्ची खाने में आ जाते, वो ठिठक कर यूं अपना दुपट्टा, बाल और आंखें संभालती गोया किसी बेतकल्लुफ महफिल में कोई बेगाना आ घुसा हो। एक दिन मैं, आपा और अम्मा बाहर सहन में बैठी थी। उस वक्त भाई साहब अंदर कमरे में बिद्दू से कह रहे थे, मेरे यार हम तो उससे ब्याह करेंगे जो हमसे अंग्रेजी में बातें कर सके, किताबें पढ़ सके, शतरंज, कैरम और चिड़िया खेल सके। चिड़िया जानते हो, वो गोल गोल परों वाला गेंद, बल्ले से यूं डज टन डज। और सबसे जरूरी बात यह है कि हमें मजेदार खाने पकाकर खिला सके, समझे? बिद्दू बोला, हम तो छाजोबाजी से ब्याह करेंगे। भाई साहब कहने लगे। बिद्दू चीखने लगा, मैं जानता हूं तुम आपा से ब्याह करोगे, हां। उस वक्त अम्मा ने मुस्कुरा कर आपा की तरफ देखा, मगर आपा अपने पांव के अंगूठे का नाखून तोड़ने में इस कदर मसरूफ थी जैसे कुछ खबर ही ना हो। अंदर भाई साहब कह रहे थे, वाह तुम्हारी आपा फिरनी पकाती है तो उसमें पूरी तरह शक्कर भी नहीं डालती, बिल्कुल फीकी, आख थू। बिद्दू ने कहा, अब्बा जो कहते हैं फिरनी में कम मीठा होना चाहिए, तो वो अपने अब्बा के लिए पकाती है ना, हमारे लिए तो नहीं। मैं कहूं आपा से? बिद्दू चीखा। भाई चिल्लाए, ओ पगला, ओ ढिंडोरा, लो तुम्हें ढिंडोरा पीट कर दिखाएं, ये देखो उस तरफ, डगमग डगमग। बिद्दू फिर चिल्लाने लगा, मैं जानता हूं तुम मेज बजा रहे हो ना, हां हां इसी तरह ढिंडोरा पीटता है ना। भाई साहब कह रहे थे, कुश्तियों में? अच्छा बिद्दू तुमने कभी कुश्ती लड़ी है? आओ हम तुम कुश्ती लड़ें, मैं हूं गामा और तुम बिद्दू पहलवान। लो आओ, ठहरो, जब मैं 3 कहूं। और इसके साथ ही उन्होंने मध्यम आवाज में कहा, अरे यार तुम्हारी दोस्ती तो मुझे बहुत महंगी पड़ती है। मेरा ख्याल है आपा हंसी न रोक सकी, इसलिए वो उठकर बावर्ची खाने में चली गई। मेरा तो हंसी के मारे दम निकला जा रहा था और अम्मा ने अपने मुंह में दुपट्टा ठूंस लिया था ताकि आवाज ना निकले। मैं और आपा दोनों अपने कमरे में बैठे हुए थे कि भाई साहब आ गए। कहने लगे, क्या पढ़ रही हो जहनिया? उनके मुंह से जहनिया सुनकर मुझे बड़ी खुशी होती थी, हालांकि मुझे अपने नाम से बेहद नफरत थी। नूरजहां कैसा पुराना नाम है, बोलते ही मुंह में बासी रोटी का मजा आने लगता है। मैं तो नूरजहां सुनकर यूं महसूस किया करती थी जैसे किसी तारीख की किताब के बोसीदा वर्क से कोई बूढ़ी अम्मा सौंटा टेकती हुई आ रही हो, मगर भाई साहब को नाम बिगाड़कर उसे संवार देने में कमाल हासिल था। उनके मुंह से जहनिया सुनकर मुझे अपने नाम से कोई शिकायत न रहती और मैं महसूस करती गोया ईरान की शहजादी हूं। आपा को वो सज्जादा से सजदे कहा करते थे, मगर वो तो बात थी जब आपा छोटी थी। अब तो भाईजान उसे सजदे ना कहते बल्कि उसका पूरा नाम तक लेने से घबराते थे। खैर,
मैंने जवाब दे दिया, स्कूल का काम कर रही हूं। पूछने लगे, तुमने कोई बर्नार्ड शॉ की किताब पढ़ी है क्या? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने मेरे और आपा के दरमियान दीवार पर लटकी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी आपा ने तो हार्ट ब्रेक हाउस पढ़ी होगी। वो कनखियों से आपा की तरफ देख रहे थे। आपा ने आंखें उठाए बगैर ही सर हिला दिया और मध्यम आवाज में कहा, नहीं, और स्वेटर बुनने में लगी रही। भाईजान बोले, ओ क्या बताऊं जैनिया कि वो क्या चीज है, नशा है, नशा, खालिस शहद। तुम उसे जरूर पढ़ो, बिल्कुल आसान है, यानी इम्तिहान के बाद जरूर पढ़ना। मेरे पास पढ़ी है। मैंने कहा, जरूर पढ़ूंगी। फिर पूछने लगे, मैं कहता हूं तुम्हारी आपा ने मैट्रिक के बाद पढ़ना क्यों छोड़ दिया? मैंने चिढ़कर कहा, मुझे क्या मालूम, आप खुद ही पूछ लीजिए। हालांकि मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि आपा ने कॉलेज जाने से क्यों इनकार किया था। कहती थी, मेरा तो कॉलेज जाने को जी नहीं चाहता, वहां लड़कियों को देखकर ऐसा मालूम होता है गोया कोई नुमाइशगाह हो। दर्सगाह तो मालूम ही नहीं होती, जैसे मुताले के बहाने मेला लगा हो। मुझे आपा की ये बात बहुत बुरी लगी थी। मैं जानती थी कि वो घर में बैठ रहने के लिए कॉलेज जाना नहीं चाहती। बड़ी आई नुक्ताची। इसके अलावा जब कभी भाईजान आपा की बात करते तो मैं खामखा चिढ़ जाती। आपा तो बात का जवाब तक नहीं देती और ये आपा आपा कर रहे हैं। और फिर आपा की बात मुझसे पूछने का मतलब? मैं क्या टेलीफोन थी? खुद आपा से पूछ लेते। और आपा, बैठी हुई गुमसुम आपा, भीगी बिल्ली। शाम को अब्बा खाने पर बैठे हुए चिल्ला उठे, आज फिरनी में इतनी शक्कर क्यों है? कंध से होंठ चिपके जाते हैं। सज्जादा, सज्जादा बेटी, क्या खांड इतनी सस्ती हो गई है, एक लुकमा निगलना भी मुश्किल है। आपा की भीगी भीगी आंखें झूम रही थी। हालांकि जब कभी अब्बाजान खफा होते तो आपा का रंग जर्द पड़ जाता, मगर उस वक्त उसके गाल तमतमा रहे थे। कहने लगी, शायद ज्यादा पड़ गई हो। ये कहकर वो तो बावर्ची खाने में चली गई और मैं दांत पीस रही थी। शायद? क्या खूब, शायद। उधर अब्बा बदस्तूर बुड़बुड़ा रहे थे, 4-5 दिन से देख रहा हूं कि फिरनी में कंद बढ़ती जा रही है। सहन में अम्मा दौड़ी दौड़ी आई और आते ही अब्बा पर बरस पड़ी। जैसे उनकी तो आदत है, आप तो नाहक बिगड़ते हैं। आप हल्का मीठा पसंद करते हैं तो क्या बाकी लोग भी कम खाएं? अल्लाह रखे घर में जवान लड़का है, उसका तो ख्याल करना चाहिए। अब्बा को जान छुड़ानी मुश्किल हो गई। कहने लगे, अरे यार ये बात है तो मुझे बता दिया होता, मैं कहता हूं सज्जादा की मां। और वो दोनों खुसर फुसर करने लगे। आपा साहिरा के घर जाने को तैयार हुई तो मैं बड़ी हैरान हुई। आपा उससे मिलना तो क्या, बात करना पसंद नहीं करती थी, बल्कि उसके नाम पर ही नाक भूं चढ़ाया करती थी। मैंने ख्याल किया जरूर कोई भेद है इस बात में। कभी कभार साहिरा दीवार के साथ चारपाई खड़ी करके उस पर चढ़कर हमारी तरफ झांकती और किसी न किसी बहाने सिलसिले गुफ्तगू को दराज करने की कोशिश करती तो आपा बड़ी बेदरी से 2-1 बातों से उसे टाल देती। आप ही आप बोल उठती, अभी तो इतना काम पड़ा है और मैं यहां खड़ी हूं। यह कहकर वो बावर्ची खाने में जा बैठती। खैर उस वक्त तो मैं चुपचाप बैठी रही, मगर जब आपा लौट चुकी तो कुछ देर के बाद चुपके से मैं भी सायरा के घर जा पहुंची। बातों ही बातों में मैंने जिक्र छेड़ दिया, आज आपा आई थी। सायरा ने नाखून पर पॉलिश लगाते हुए कहा, हाँ कोई किताब मंगवाने को कह गई है, न जाने क्या नाम है उसका। हाँ, हार्ट ब्रेक हाउस। आपा उस किताब को मुझसे छुपाकर दराज में रखती थी। मुझे क्या मालूम न था। रात को वो बार बार कभी मेरी तरफ और कभी घड़ी की तरफ देखती रहती। उसे यूं मुस्तरिब देख कर मैं 2-1 अंगड़ाइयां लेती और फिर किताब बंद करके रजाई में यूं पड़ जाती जैसे मुद्दत से गहरी नींद में डूब चुकी हूं। जब उसे यकीन हो जाता कि मैं सो चुकी हूं तो दराज खोलकर किताब निकाल लेती और उसे पढ़ना शुरू कर देती। आखिर एक दिन मुझसे ना रहा गया। मैंने रजाई से मुंह निकाल कर पूछ ही लिया, आपा ये हार्ट ब्रेक हाउस का मतलब क्या है? दिल तोड़ने वाला घर, इसके क्या मानी हुए? आपा पहले तो ठिठक गई, फिर वो संभल कर उठी और बैठ गई, मगर उसने मेरी बात का जवाब न दिया। मैंने उसकी खामोशी से जल कर कहा, इस लिहाज से तो हमारा घर वाकई हार्ट ब्रेक है। कहने लगी, मैं क्या जानूं। मैंने उसे जलाने को कहा, हां हमारी आपा भला क्या जाने। मेरा ख्याल है ये बात जरूर उसे बुरी लगी, क्योंकि उसने किताब रख दी और बत्ती बुझाकर सो गई। एक दिन यूं ही फिरते फिरते मैं भाईजान के कमरे में जा निकली। पहले तो भाईजान इधर उधर की बातें करते रहे, फिर पूछने लगे, जैनिया अच्छा ये बताओ क्या तुम्हारी आपा को फ्रूट सैलेड बनाना आता है?
मैंने कहा, मैं क्या जानूं, जाकर आपा से पूछ लीजिए। हंसकर कहने लगे, आज क्या किसी से लड़कर आई हो? क्यों, मैं लड़ाका हूं? मैंने कहा। बोले, नहीं, अभी तो लड़की हो, शायद किसी दिन लड़ाका हो जाओ। इस पर मेरी हंसी निकल गई। वो कहने लगे, देखो जैनिया, मुझे लड़ना बेहद पसंद है। मैं तो ऐसी लड़की से ब्याह करूंगा जो बाकायदा सुबह से शाम तक लड़ सके, जरा ना उकताए। जाने क्यों मैं शर्मा गई और बात बदलने की खातिर पूछा, फ्रूट सैलेड क्या होता है भाईजान? बोले, वो भी कुछ होता है, सफेद सफेद, लाल लाल, काला काला, नीला नीला सा। मैं उनकी बात सुनकर बहुत हंसी। फिर कहने लगे, मुझे वो बेहद पसंद है। यहां तो जैनिया हम फिरनी खाकर उकता गए हैं। मेरा ख्याल है ये आपा ने जरूर सुन ली होगी, क्योंकि उसी शाम को वो बावर्ची खाने में बैठी नेमत खाना पड़ रही थी। उस दिन के बाद रोज बिलानागा वो खाने पकाने से फारिग होकर फ्रूट सैलेड बनाने की मशक किया करती और हम में कोई उसके पास चला जाता तो झट फ्रूट सैलेड की कश्ती छुपा देती। एक रोज आपा को छेड़ने की खातिर मैंने बिद्दू से कहा, बिद्दू भला बूझो तो वो कश्ती जो आपा के पीछे पड़ी उसमें क्या है? बिद्दू हाथ धोकर आपा के पीछे पड़ गया, हत्ता कि आपा को वो कश्ती बिद्दू को देनी ही पड़ी। फिर मैंने बिद्दू को और भी चमका दिया। मैंने कहा, बिद्दू जाओ भाईजान से पूछो इस खाने का क्या नाम है। बिद्दू भाईजान के कमरे की तरफ जाने लगा तो आपा ने उठकर वो कश्ती उससे छीन ली और मेरी तरफ घूर कर देखा। उस रोज पहली मर्तबा आपा ने मुझे यूं घूरा था। उसी रात आपा शामी से लेट गई। मुझे साफ दिखाई देता था कि वो रजाई में पड़ी रो रही है। उस वक्त मुझे अपनी बात पर बहुत अफसोस हुआ। मेरा जी चाहता था कि उठकर आपा के पांव पड़ जाऊं और उसे खूब प्यार करूं, मगर मैं वैसे ही चुपचाप बैठी रही और किताब का एक लफ्ज तक ना पढ़ सकी। उन्हीं दिनों मेरी खालाजाद बहन साजिदा, जिसे हम सब साजोबाजी कहा करते थे, मैट्रिक का इम्तिहान देने हमारे घर आ ठहरी। साजोबाजी के आने पर हमारे घर में रौनक हो गई। हमारा घर भी कहकहों से गूंज उठा। साहिरा और सुरैया चारपाइयों पर खड़ी होकर बाजी से बातें करती रहती। बिद्दू छाजोबाजी ही चीखता फिरता और कहता, हम तो छाजोबाजी से बाह करेंगे। बाजी कहती, शक्ल तो देखो अपनी, पहले मुंह धो आओ। फिर वो भाई साहब की तरफ यूं गर्दन मोड़ती कि काली काली आंखों के गोशे मुस्कुराने लगते और पंचम तान में पूछती, है ना भाईजान? क्यों जी? बाजी के मुंह से भाईजान कुछ ऐसा भला सुनाई देता कि मैं खुशी से फूली न समाती। इसके बरक्स जब कभी आपा भाई साहब कहती तो कैसा भद्दा मालूम होता, गोया वो वाकई उन्हें भाई कह रही हो और फिर साहब जैसे हलक में कुछ फंसा हुआ हो। मगर बाजी साहब की जगह जान कहकर इस सादे से लफ्ज में जान डाल देती थी। जान की गूंज में भाई दब जाता और ये महसूस ही ना होता कि वो उन्हें भाई कह रही है। इसके अलावा भाई जान कहकर वो अपनी काली काली चमकदार आंखों से देखती और आंखों ही आंखों में मुस्कुराती तो सुनने वाले को कतई ये गुमान न होता कि उसे भाई कहा गया है। आपा के भाई साहब और बाजी के भाईजान में कितना फर्क था। बाजी के आने पर आपा का बैठ रहना बिल्कुल बैठ रहना ही रह गया। बिद्दू ने भाईजान से खेलना छोड़ दिया। वो बाजी के गिर्द तवाफ करता रहता और बाजी भाईजान से कभी शतरंज कभी कैरम खेलती। बाजी कहती, भाईजान एक बोर्ड लगेगा, या भाईजान उसकी मौजूदगी में बिद्दू से कहते, क्यों मियां बिद्दू, कोई है जो हमसे शतरंज में पिटना चाहता हो? बाजी बोल उठती, आपा से पूछिए। भाईजान कहते, और तुम? बाजी झूठ मूठ की सोच में पड़ जाती, चेहरे पर संजीदगी पैदा कर लेती, भवें सिमटा लेती और त्योरी चढ़ाकर खड़ी रहती। फिर कहती, मुझसे आप पिट जाएंगे। भाईजान खिलखिलाकर हंस पड़ते और कहते, कल जो पिटी थी भूल गई क्या? वो जवाब देती, मैंने कहा चलो भाईजान का लिहाज करो वरना दुनिया क्या कहेगी कि मुझसे हार गए। और फिर यूं हंसती जैसे घुंघरू बज रहे हो। रात को भाईजान बावर्ची खाने में ही खाना खाने बैठ गए। आपा चुपचाप चूल्हे के सामने बैठी थी। बिद्दू छाजोबाजी कहता हुआ बाजी के दुपट्टे का पल्लू पकड़े उसके आसपास घूम रहा था। बाजी भाईजान को छेड़ रही थी, कहती थी, भाईजान तो सिर्फ 6.5 फुलके खाते हैं, इसके अलावा फीरनी की प्लेट मिल जाए तो कतई मुजायका नहीं। करें भी क्या,
ना खाएं तो मुमानी नाराज हो जाएं। उन्हें जो खुश रखना हुआ, है ना भाईजान? हम सब इस बात पर खूब हंसे। फिर बाजी इधर उधर टहलने लगी और आपा के पीछे जाकर खड़ी हुई। आपा के पीछे फ्रूट सैलेड की कश्ती पड़ी थी। बाजी ने ढकना सरका कर देखा और कश्ती को उठा लिया। पेशतर इसके कि आपा कुछ कह सके, बाजी वो कश्ती भाईजान की तरफ ले आई। लीजिए भाईजान, उसने आंखों में हंसते हुए कहा। आप भी क्या कहेंगे कि साजो बाजी ने कभी कुछ खिलाया ही नहीं। भाईजान ने 2-3 चमचे मुंह में ठूंस कर कहा, खुदा की कसम बहुत अच्छा बना है। किसने बनाया है? साजो बाजी ने आपा की तरफ कनखियों से देखा और हंसते हुए कहा, साजो बाजी ने? और किसने? भाईजान के लिए। बिद्दू ने आपा की मुंह की तरफ गौर से देखा। आपा का मुंह लाल हो रहा था। बिद्दू चिल्ला उठा, मैं बताऊं भाईजान? आपा ने बिद्दू के मुंह पर हाथ रख दिया और उसे गोद में उठाकर बाहर चली गई। बाजी के कहकहों से कमरा गूंज उठा और बिद्दू की बात आई गई हो गई। भाईजान ने बाजी की तरफ देखा, फिर जाने उन्हें क्या हुआ, मुंह खुला का खुला रह गया। आंखें बाजी के चेहरे पर गड़ गईं। जाने क्यों मैंने महसूस किया जैसे कोई जबरदस्ती मुझे कमरे से बाहर घसीट रहा हो। मैं बाहर चली आई। बाहर आपा अलंगनी के करीब खड़ी थी। अंदर भाई साहब ने मध्यम आवाज में कुछ कहा। आपा ने कान से दुपट्टा सरका दिया। फिर बाजी की आवाज आई, छोड़िए छोड़िए, और फिर खामोशी छा गई। अगले दिन हम सहन में बैठे थे। उस वक्त भाईजान अपने कमरे में पढ़ रहे थे। बिद्दू भी कहीं इधर उधर खेल रहा था। बाजी हस्बे मामूल भाईजान के कमरे में चली गई। कहने लगी, आज एक धनधनाता बोर्ड करके दिखाऊं, क्या राय है आपकी? भाईजान बोले, वाह, यहां से किक लगाऊं तो जाने कहां जा पड़ो। गालिबन उन्होंने बाजी की तरफ जोर से पैर चलाया होगा। वो बनावटी गुस्से से चिल्लाई, वाह, आप तो हमेशा पैर ही से छेड़ते हैं। भाईजान मान बोल उठे, तो क्या हाथ से? चुप, खामोश, बाजी चीखी। उसके भागने की आवाज आई। 1 मिनट तक तो पकड़ धकड़ सुनाई दी, फिर खामोशी छा गई। इतने में कहीं से बिद्दू भागता हुआ आया। कहने लगा, आपा, अंदर भाईजान कुश्ती लड़ रहे हैं, चलो दिखाऊं तुम्हें, चलो चलो। वो आपा का बाजू पकड़कर घसीटने लगा। आपा का रंग हल्दी की तरह जर्द हो रहा था और वो बुत बनी खड़ी थी। बिद्दू ने आपा को छोड़ दिया। कहने लगा, अम्मा कहाँ हैं? और वो मां के पास जाने के लिए दौड़ा। आपा ने लपक कर उसे गोद में उठा लिया। आओ तुम्हें मिठाई दूं। बिद्दू बसूरने लगा। आपा बोली, आओ देखो तो कैसी अच्छी मिठाई है मेरे पास, और उसे बावर्ची खाने में ले गई। उस शाम मैंने अपनी किताबों की अलमारी खोली तो उसमें आपा की हार्ट ब्रेक हाउस पड़ी थी। शायद आपा ने उसे वहां रख दिया हो। मैं हैरान हुई कि बात क्या है, मगर आपा बावर्ची खाने में चुपचाप बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके पीछे फ्रूट सैलेड की कश्ती खाली पड़ी थी। अलबत्ता आपा के होंठ भिंचे हुए थे। भाई तसद्दुक और बाजी की शादी के 2 साल बाद हमें पहली बार उनके घर जाने का इत्तेफाक हुआ। अब बाजी वो बाजी न थी, उसके वो कहकहे भी न थे। उसका रंग जर्द था और माथे पर शिकन चढ़ी थी। भाई साहब भी चुपचाप रहते थे। एक शाम अम्मा के अलावा हम सब बावर्ची खाने में बैठे थे। भाई कहने लगे, बिद्दू, साजो बाजी से ब्याह करोगे? हाँ, बिद्दू ने कहा, हम ब्याह करेंगे ही नहीं। मैंने पूछा, भाईजान याद है जब बिद्दू कहा करता था, हम तो छाजोबाजी से ब्याह करेंगे? अम्मा ने पूछा, आपा से क्यों नहीं? तो कहने लगा, बताऊं आपा कैसी है? फिर चूल्हे में जले हुए उपले की तरफ इशारा करके कहने लगा, ऐसी। और छाजोबाजी? मैंने बिद्दू की तरह बिजली के रोशन बल्ब की तरफ उंगली से इशारा किया, ऐसी। ऐन उसी वक्त बिजली बुझ गई और कमरे में अंगारों की रोशनी के सिवा अंधेरा छा गया। हाँ याद है, भाईजान ने कहा। फिर जब बाजी किसी काम के लिए बाहर चली गई तो भाई कहने लगे, न जाने अब बिजली को क्या हो गया है, जलती बुझती रहती है। आपा चुपचाप बैठी चूल्हे में राख से दबी हुई चिंगारियों को कुरेद रही थी। भाईजान ने मगमूम सी आवाज में कहा, उफ, कितनी सर्दी है। फिर उठकर आपा के करीब चूल्हे के सामने जा बैठे और उन सुलगते हुए ओपलों से आग सेकने लगे। बोले, मोमानी सच कहती थी कि इन झुलसे हुए ओपलों में आग दबी होती है।
ऊपर से नहीं दिखाई देती। क्यों सजदे? आपा परे सरकने लगी तो छन सी आवाज आई, जैसे किसी दबी हुई चिंगारी पर पानी की बूंद पड़ी हो। भाईजान मिन्नत भरी आवाज में कहने लगे, अब इस चिंगारी को तो ना बुझाओ सजदे, देखो तो कितनी ठंड है। दोस्तों साहिबो, अफसाने के आगाज में आपा हमें एक ऐसे चिराग की मानंद दिखाई देती है जो जल तो रहा है मगर उसकी लौ मध्यम है। वो घर को रोशनी देती है मगर खुद किसी की निगाह का मरकज नहीं बनती। उसकी शख्सियत को घरदारी, संजीदगी, खिदमत और खामोशी ने इस तरह ढांप रखा है कि उसके अंदर मौजूद औरत दिखाई ही नहीं देती। लोग उसकी खूबियों को तस्लीम करते हैं, उस पर एतमाद करते हैं, उसके बगैर घर का तसव्वुर भी मुश्किल है। मगर जब मोहब्बत और जिंदगी के इंतखाब का मरहला आता है तो यही खूबियां उसके हक में दलील नहीं बन पाती। मुमताज मुफ्ती ने यहां हमारे समाजी रवैये का एक बड़ा लतीफ मगर तल्ख तजाद नुमाया किया है। हम जिस औरत को घर के लिए मौजूद, सुघड़, बावकार और काबिल एतमाद समझते हैं, जरूरी नहीं कि उसी औरत को मोहब्बत, तवज्जो या इंतखाब के काबिल भी समझें। मुआशरा उसकी कुर्बानी की तारीफ तो करता है मगर उसके जज्बात को पहचानने में देर कर देता है। आप अपने जज्बात का ऐलान नहीं करती, वो किसी से अपना हक नहीं मांगती, कोई शिकवा जबान पर नहीं लाती और ना ही अपने दुख को नुमायां होने देती है। उसकी मोहब्बत रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों में जाहिर होती है, किसी की पसंद याद रखने में, उसके लिए खुद को बदलने में और उसकी मामूली ख्वाहिश को भी अहम समझने में। ये मोहब्बत जबान से कम और अमल से ज्यादा बोलती है। मगर अलमिया यह है कि खामोश मोहब्बत को अक्सर उस वक्त पहचाना जाता है जब उसके हिस्से में महरूमी आ चुकी होती है। अफसाने में बुझी हुई राख और उसके अंदर छिपी चिंगारी की अलामत महज एक खूबसूरत तशबीह नहीं, यह आपा के पूरे वजूद की ताबीर है। बाहर से ठंडी, खामोश और बेअसर दिखाई देने वाली जिंदगी के अंदर जज्बे की हरारत बदस्तूर मौजूद है। एक मामूली सा जुमला, एक लम्हे की कुर्बत या माजी की कोई हल्की सी दस्तक उस चिंगारी को फिर रोशन कर सकती है। मुमताज मुफ्ती इस किरदार को महज एक नाकाम मोहब्बत की अलामत नहीं बनाते, वो हमें यह भी दिखाते हैं कि घर की जिम्मेदारियों में जज्ब हो जाने वाली औरत की इनफरादी शनाख्त किस तरह धुंधला जाती है। सबके लिए जीने वाली औरत को रफ्ता रफ्ता यूं देखा जाने लगता है जैसे उसकी अपनी कोई ख्वाहिश, कोई इंतखाब और कोई अलग जिंदगी ना हो। आपा उसी भूले हुए इंसानी वजूद की बाजियाफ्त है। यह अफसाना हमसे पूछता है कि क्या खिदमत करने वाला दिल मोहब्बत का हक नहीं रखता? क्या खामोशी को हमेशा रजामंदी समझ लेना चाहिए? और क्या किसी इंसान को सिर्फ उसकी अफादियत की बुनियाद पर देखना भी एक तरह की नाइंसाफी नहीं? इस अफसाने का दुख बुलंद आवाज में सामने नहीं आता। वो एक मध्यम चिराग, बुझी हुई राख, एक छिपी हुई चिंगारी और आंख से गिरने वाले एक कतरे में सिमट जाता है। और शायद इसीलिए इसका असर इतना गहरा है, क्योंकि बाज दिल टूटते वक्त आवाज नहीं करते, वो सिर्फ पहले से कुछ ज्यादा खामोश हो जाते हैं। अगर आज की अदबी नशिस्त आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि अगली नशिस्त में किस अफसाना निगार और किस तख्लीक को सुनना चाहेंगे। मैं हूं आरिफ बा हलीम और आप देख रहे थे बोलती किताबें। सलामत रहें।